हाय। विश्व के रहस्य की तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा में, मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हम सभी का परिचित हमारी माँ का भाई चंदा मामा, हमारी माइथोलॉजी में भी बहुत अहम स्थान रखने वाला, गणेश जी का अपमान करने वाला, उसकी शिक्षा भुगतने वाला, शिव जी के माथे पर विराजमान। और मुझे कई बार जो लगता है, जो साइंस मैंने पढ़ा उस कारण कि कई पिक्चर्स में दो बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थी हमारे इसमें। किसी मेले में दो भाइयों का बिछड़ना और बाद में दुश्मन बन के सामने आना, या हीरो का अपॉइंटमेंट हीरोइन को मारने के लिए होना और बाद में सब पूरे फांसे ही पलट जाना, क्योंकि वो उसकी जी जान से रक्षा करता है। सत्य पे सत्य में अमिताभ बच्चन ने भी यही किया, रक्षक में अजय देवगन ने भी यही किया, जिद्दी में सनी देओल ने भी यही किया, और ऐसे कई पिक्चर के नाम और हीरो के नाम मैं गिना सकता हूं। हाँ, थोड़ा आदी हूं पिक्चर देखने के। तो इसी तरह से हमारी ये भी कहानी शुरू होती है। अब मैं सहारा लूंगा कुछ प्रेजेंटेशन का, और इस प्रेजेंटेशन के जरिए हमारा ये लेक्चर आगे जाएगा। सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स पार्ट 3, विश करे विश्व के रहस्य, बाय नितिन ओक एंड फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें क्या मानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, because I am using the NASA's pictures, I am using European Space Agency's picture, and this time I will have to add CANA pictures, चाइना के जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस एकेडमी है, उसके भी पिक्चर्स में कुछ यूज करने वाला हूं। वो ओपन सोर्स पर है और मैं उनको यूज करने वाला हूं। तो ये तो हमें पता है निश्चित रूप से कि सूरज का जो जन्म हुआ वो 50 लाख साल पहले, उसके इर्द गिर्द पूरा एक बहुत बड़ा गैस का मेघ था, जिसमें वो कंडेंस होकर उससे कुछ प्लैनेट्स बने, ग्रह बने, छोटे ग्रह बने, एस्टेरॉइड्स बने, और वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बड़े ही केओटिक तरीके से उनमें टक्कर हो रही थी, आपस में टूट रहे थे, फिर से मिल रहे थे, फिर से जुड़ रहे थे, फिर से टूट रहे थे। ये करीब 5 लाख साल तक चलते रहा। थिया करके एक इमेजिनरी प्लैनेट है जो अब अस्तित्व में नहीं है, ये भी उस वक्त ही बना था, और वो करीब करीब हमारे मार्स के साइज का था, और अर्थ की तरफ वो आने लगा, अर्थ को पूरा तहस नहस करने के इरादे से। ये थिया का जो एंगल ऑफ इंपैक्ट था, वो अगर कुछ 5-6 डिग्री से भी इधर उधर हो जाता था, तो आज ना मैं ये लेक्चर देने के पोजीशन में रहता था और ना आप लोग सुनने के पोजीशन में, because there wouldn't have been possibility of any life on earth। क्योंकि कहा यह जाता है कि अर्थ और सन, इसमें अगर दूरी भी अलग रहती थी तो भी लाइफ मुमकिन नहीं था। अर्थ पर ग्रेविटेशन ज्यादा रहता था तो हमारा एटमॉस्फेयर और नजदीक रहता था और ये फ्रीडम हमें नहीं रहता था। ग्रेविटेशन कम रहता था तो हमारा एटमॉस्फेयर काफी दूर तक जाता था और वहां पर भी ये फ्रीडम नहीं रहता था। जो जीवन का उत्क्रांति हुई वो भी ठीक तरह से नहीं होती थी। और इन सभी चीजों के कारण हमें जो पता चलता है वो एक ही बात का, कि हम ये बने बनाए प्लैनेट पर है, उसी कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वरना ये लाइफ पॉसिबल नहीं रहती थी।
तो ये तो पता है सभी को कि 5 लाख साल लगे सेटल डाउन होने के लिए। इसमें करीब करीब हाफ द साइज का एक प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहा था। उसका इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट होने के बाद में निश्चित रूप से अर्थ का काफी बड़ा हिस्सा वो अपने साथ में तोड़कर ले चला गया। उसका भी उसमें काफी नुकसान हुआ। और ये नुकसान होने के बाद में उसका भी ऊपर का मटेरियल, अर्थ का ऊपर का मटेरियल, यानी जैसे समझ लीजिए डायनासोर का जब नाश हुआ, विनाश हुआ, उस वक्त जो हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ उसके करीब 1 लाख गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन तब हुआ था। अर्थ बिल्कुल बनी हुई थी, बहुत ही यंग थी, सेटलमेंट कुछ भी हुआ नहीं था, काफी गर्म थी, लावा भी काफी था। और ऐसे में ये इम्पैक्ट होने के कारण कुछ इस तरह की बातें हुई। ये जो ऊपर से आने वाला है वो है आने वाला प्लैनेट जो कि अर्थ को खत्म करने के लिए था। और नीचे की तरफ हमें जो दिखाई देता है जिसके ऊपर उसकी छाया पड़ी हुई है वो अर्थ। इम्पैक्ट होने के बाद में जैसे हमें पता है बहुत बड़ा वहां पर धमाका हुआ। एंड द थियरी इज कॉल्ड एज बिग इम्पैक्ट थियरी फॉर द ओरिजिन ऑफ मून। इसके पहले भी कई थियरीज थी मगर ये थियरी अभी एक्सेप्ट हो चुकी है। ये इस तरह से पूरा मटेरियल थ्रो हो गया। थिया का एक अंदर का छोटा पार्ट जो है वो अभी भी इंटैक्ट था। उसमें काफी ग्रेविटेशन होने के कारण वो तुरंत सब मटेरियल इकट्ठा करके 1 महीने से लेकर 1 साल के दरमियान बहुत ही जल्दी ये फिर से तैयार हो गया। देखिए अर्थ को बनने के लिए करीब करीब 5 लाख साल लगे, मगर हमारा जो चंद्रमा है वो बनने के लिए कम से कम 1 महीना से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगा। और सूरज में, सूर्यमाला में ये कॉम्बिनेशन इतना बड़ा सैटेलाइट और कहीं पर भी नहीं है। ये इम्पैक्ट होने के बाद में मून तैयार हो गया। मून तैयार होने के बाद में अभी की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अर्थ और मून, समझ लीजिए अर्थ ही अगर हमारे बास्केटबॉल के साइज का या वॉलीबॉल के साइज का रहा तो सूरज का गोला जो है वो टेबल टेनिस बॉल के इतना रहेगा। ये कंपैरिजन तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। तकलीफ जाती है वो कई बार डिस्टेंस के बाद। मून ने कई रोल किए, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो आया था, मगर बाद में आने वाले मीटियोर्स, कॉमेट्स का धूल जो अर्थ की तरफ आने वाला था वो सबको मून ने अपने में समेट लिया। यानी हमारे माइथोलॉजी में जैसा कहा जाता है कि शिव जी ने पूरा सब हलाहल जो था वो खुद पी लिया और हमारे लिए सब अच्छी अच्छी बातें रखी, उसी तरह से आने वाली मीटियोर्स का हलाहल ये हमारे चंद्रमा ने ले लिया और पृथ्वी को उससे काफी बचा के रखा। इतना ही नहीं, मून जो है वो काफी हेवी होने के कारण बाकी और कहीं पर भी इतनी बड़ी सिस्टम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा होने के कारण एक दूसरी जो चीज हुई वो ऐसी कि अर्थ का रोटेशन का जो स्पीड है वो उसने कम कर दिया। पहले 19 घंटे का एक दिन रहता था। अगर वही दिन रहता था तो फिर से लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल। इंक्यूबेशन के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था। बट बिकॉज ऑफ द मून अर्थ स्लोड डाउन। इसको टाइडल इफेक्ट बोला जाता है। और वो स्लो डाउन होकर अभी 24 घंटे का एक दिन है। इतना ही नहीं, वो जो इम्पैक्ट हुआ 45 डिग्री पर, उस इम्पैक्ट के कारण अर्थ जो है वो पहले एक्सिस ऐसा था और ऐसी घूम रही थी, वो एक्सिस टर्न होकर ऐसी हो गई। हम देखते हैं अभी मून के कारण एक्सिस जो है वो टिल्ट हो गया। मतलब कुछ ऐसे पहले अर्थ घूम रही थी सूरज के इर्द गिर्द। जैसे ये थिया का इम्पैक्ट हुआ इस तरफ से वो इम्पैक्ट हो गया और अर्थ ऐसे घूमने लगी। ऐसे घूमने के कारण वहां पर सीजन शुरू हो गए। सीजन होने के कारण हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में
बर्फ जम गई, समुद्र बन गए, और ये सब बातें सीजन के कारण हुई। अगर सीजन नहीं रहता था तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। मून ऑल्सो स्लोड डाउन द अर्थ रोटेशन, ये इसके बारे में हमने पहले ही बोला है। और जो मैटर अर्थ का उसने निकाल लिया, उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल तुरंत परफेक्ट हो गया, जिससे हमारे ऊपर लाइफ हो सका, पनप सका, उसमें उत्क्रांति हुई, मनुष्य जन्म हुआ, और मनुष्य आने के बाद में कुछ इस तरह की बातें हमारे में पॉसिबल हो गई। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट विच हैज गिवन बाय द मून। एट दैट टाइम इट वॉज नॉट मून, वी एग्री। अभी मून का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर। अब फिर से वही बात होती है कि ये आंकड़ों से कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं कहूंगा कि समझ लीजिए मेरी एक कार है, 100 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा हूं, और जाते वक्त मैंने 1 सेकंड भी कहीं पर भी रुका नहीं। कंटिन्यूअसली जर्नी मेरी चालू है। खाने के लिए किसी ढाबे पर मैं रुका नहीं, पीने के लिए कहीं पर भी रुका नहीं, पानी पीने के लिए रुका नहीं। इंजन का बहुत ही अच्छा था, मोटर का इंजन गर्म होकर उसमें से धुआं आ रहा, इसके लिए रुकना पड़ा, ऐसा भी हुआ नहीं। टायर पंक्चर हुआ, ऐसा भी हुआ नहीं। रात दिन बस 100 किलोमीटर पर आवर से मैं चलते जा रहा हूं। ऐसा अगर मैं गया तो 160 दिन बाद मैं मून पर पहुंचूंगा, यानी करीब करीब 5 महीने लगेंगे मुझे इस तरह से मून पर पहुंचने के लिए। ये अंतर बहुत ज्यादा है। अक्सर हम लोग जो है वो अर्थ के और मून के साइज को कंपेयर कर लेते हैं, मगर हम लोग अर्थ और मून के डिस्टेंस को कंपेयर नहीं कर पाते। तो ये करने के लिए एक छोटा सा ये एनिमेशन, शायद इससे अगर क्लियर नहीं हुआ तो केवल उसके ऊपर निर्भर ना रहते हुए हम एक और दूसरी बात देखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अर्थ और मून का डिस्टेंस ये होगा, मगर ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कुछ इस तरह से है, और इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर अगर मैं लगाता हूं तो 30 अर्थ यहां पर बीच में समा जाएगी। इतना ये अंतर ज्यादा है। सर 30 अर्थ तो है। अब जब 30 अर्थ बोलता हूं तो वो ज्यादा नहीं लगता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें पूरे के पूरे बचे हुए 7 प्लैनेट्स बैठ सकेंगे, तो आपको महसूस होगा हाँ ये सच में ज्यादा है। सो इट विल एकोमोडेट ऑल प्लैनेट्स। हाँ, इसमें अर्थ के लिए जगह नहीं बचती है, बाकी सभी के लिए जगह है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये अंतर बहुत ज्यादा है। मून को पहले जो देखा गया वो गैलीलियो ने, उसने एक टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप पर से वो ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मून ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसके ऊपर धब्बे है, ये महसूस हुआ। एरिस्टोटल को पहला झटका लगा जब गैलीलियो ने मून की तरफ देखा, क्योंकि एरिस्टोटल के कहने के मुताबिक हेवनली बॉडीज जो भी है वो बहुत ही सरल, सुंदर और बेहतरीन है। उसकी बनावट बिल्कुल किसी भी तरह की कमी उसमें नहीं है। और जब मैं यहां से टेलीस्कोप में देख रहा हूं तो मुझे तो इसके ऊपर धब्बे दिख रहे। तो गलत साबित हो गया एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल गलत साबित होने के बाद में और एक चीज हो गई। एरिस्टोटल के कहने के मुताबिक अवकाश में जो भी चीज है वो हर चीज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी गैलीलियो ने गुरु की तरफ, बृहस्पति की तरफ अपना टेलीस्कोप रुका, और उसको वहां पर दिखाई दिया कि उसके इर्द गिर्द 4 उपग्रह है, जिसको अभी गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे अर्थ को एक है, वैसे तब 4 देखे गए और वो गुरु के इर्द गिर्द घूम गए। ये दूसरा झटका था एरिस्टोटल को, और ये दोनों चीजें वो सह नहीं पाया, या बाइबल सह नहीं पाया, या क्रिश्चियन कम्युनिटी सह नहीं पाई, और गैलीलियो को नजरकैद किया गया, उसके पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर विज्ञान तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।
अभी जो हमें पता है, तो हर वक्त टाइडल फोर्स के कारण मून का एक ही चेहरा हमारी तरफ रहता है, और मून उस चेहरे को वैसा रखकर ही अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। यानी ये घूमने के इसमें जब एक चक्कर वो अर्थ के इर्द गिर्द लगा देगा, उस वक्त उसकी भी एक चक्कर पूरी हो जाएगी। तो ये चीज है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मून का हर बार एक ही फेस हमारी तरफ रहता है, दूसरा फेस दूसरी तरफ रहता है। इसके कारण यहां पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है मेरे कारण। ड्यू टू दिस द अर्थ रिमेन एट सेम पोजिशन इन द स्काई ऑफ मून। मून की सतह पर जाकर हम अगर खड़े हुए, तो वहां पर ये गाना हम कभी भी बोल नहीं पाएंगे जो मराठी में बोला जाता है, लिंबोणीच्या झाडा मागे पृथ्वी लपली ग बाई, आज माझ्या लेकर आला. कारण की तिथे ती अशी कुठे एका मागे लपणारच नाही. पृथ्वी ही दरवेळेला आकाशामध्ये एकाच ठिकाणी राहील, चंद्राच्या आकाशामध्ये, आणि ती तिथून कधीही तिची जागा बदलणार नाही. हा, पृथ्वीचे त्या ठिकाणी आपल्याला कला दिसतील, फेजेस ऑफ द अर्थ विल बी देयर, मगर पोजीशन अर्थ की जो है वो एक ही जगह पर रहेगी। हाँ, आप अगर मून के ऊपर सतह पर आगे गए या पीछे गए तो अर्थ ऊपर नीचे होगी, मगर बाकी अर्थ की पोजीशन कहीं पर भी नहीं बदलेगी। सूरज की पोजीशन बदलेगी, बाकी तारों की पोजीशन बदलेगी, मगर अर्थ वहां पर एक ही जगह पर टिकी रहेगी। जब हमारे अर्थ पर अमावस होगी, तब मून के सतह पर पूर्णिमा होगी। मगर इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, whenever we will have no moon day या new moon day, at that time on moon there will be full earth day, and whenever on moon there is new earth day, on earth there will be full moon day। तो इस तरह से वो रहेगा। अर्थ जो है वो दिखने में करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देगी जितना हमें चंद्रमा दिखाई देता है उससे। यानी चंद्रमा अगर इतना है तो अर्थ इतनी बड़ी दिखाई देगी, 2.5 गुना बड़ी। तो ये फेजेस रहेगी अर्थ की जो हमें दिखाई देगी। मून के सतह पर कहीं पर भी आकाश नहीं है, अवकाश है। तो उस कारण जो हमें खेल दिखाई देता है, जैसे संध्या समय होता है आकाश लाल होता है, पूरब की ओर लाली छाती है, पश्चिम की ओर लाली आती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे सूरज डूब गया वैसे बटन बंद किए जैसा अंधेरा छा जाएगा, और जैसे सूरज उगेगा वैसे एकदम से सब तरफ लाइट आ जाएगा। सूरज और सभी तारे ये किसी सफेद गोले के जैसे दिखाई देंगे, अर्थ नीले गोले के जैसे दिखाई देती है, और वो वहां पर वैसे दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से आकाश दिखता है मून पर का। ये एक लिया हुआ फोटोग्राफ है अपोलो 15 ने। सो दिस इज हाउ द पर्टिकुलर थिंग्स आर। जैसे सूरज ढल जाएगा वैसे टेम्परेचर में बहुत स्पीड से गिरावट आती है। यानी दिन का टेम्परेचर वहां पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, पानी उबलता है। मगर जैसे वहां पर रात हो जाएगी, तुरंत कुछ मिनटों में टेम्परेचर गिर जाएगा -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हमारे यहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह के रीजन में एक हाथ बार रहता है। इतना लो टेम्परेचर हम एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में ही ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ रहेगी अगर हमको मून पर कुछ बसेरा करना है तो।
मून पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर साउंड क्रिएट ही नहीं होगा, और वो क्रिएट ही ना होने के कारण हमें सुनाई नहीं देगा। हाँ, अगर मून की सतह को कोई ठोकता है तो वो आवाज हमें सुनाई देगा जब हम कान वहां पर लगाएंगे, मगर फिर भी वो कान बिल्कुल टच करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी गैप में एयर नहीं रहेगी, तो डायफ्राम वाइब्रेट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। अर्थ कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यहां पर देखिए एटमॉस्फेयर हमारा कितना पतला है। बाहर का टेम्परेचर है -270 डिग्रीज, और अर्थ पर टेम्परेचर ये बहुत अच्छे से 27 डिग्री तक है। सो दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एटमॉस्फेयर। बाकी भी तारे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन वहां पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। चालीस लाख साल तक केवल एक ही मून हमारे आसमान में था, मगर 4 अक्टूबर 1957 को हमारे स्वतंत्रता युद्ध को 100 साल पूरे होने के बाद में एक नया ही चंद्रमा आसमान में आ गया। ये दिखाई तो नहीं दे रहा था हमारे नजरों को, मगर छोटी दूरबीन में से निश्चित रूप से दिखाई दे रहा था। ये केवल करीब करीब 1.5 घंटे में अर्थ की एक चक्कर पूरी कर रहा था, जबकि मून को एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। ये 1.5 घंटे में एक चक्कर कर रहा था। इसका लॉन्चिंग जो हुआ वो सोवियत यूनियन की तरफ से, और उसके बाद में अंतरिक्ष विज्ञान में जो चला वो विज्ञान के बजाय दो देशों की होड़ के कारण ज्यादा चला। अब सोवियत यूनियन आगे बढ़ता है या अमेरिका आगे बढ़ता है, यही सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, और उसको सॉल्व करने के लिए ही सब चीजें चलती रही। ये 21 दिन बाद इसका चलन बंद हो गया, और वो जैसे धरती की तरफ आने लगा वो बीच में ही बंद हो गया। ये दिन था 4 जनवरी 1998, जबकि ये लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर 1957। इसका वर्किंग 21 दिन में बंद हो गया, मगर इसको पूरी तरह से खत्म होने के लिए, जलना बंद होने के लिए करीब 3 महीने लगे। उसके बाद में अपोलो मिशन स्टार्ट हो गया 1961 से लेकर 1972 तक। ये मिशन जो है, ये मिशन में सर्वेयर और क्रू लेकर मून के ऊपर सतह पर पैर रखना ये सम्मिलित था। बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था यूएसए कि रशिया के पहले वो कुछ कर पाए, और इसके लिए जल्दबाजी में एक हादसा भी हुआ। और जो हादसा हुआ वो कुछ इस तरह से कि गस ग्रिसॉम, एड वाइट और रॉजर काफी 27 जनवरी के टेस्ट फ्लाइट में ही दे वेर कंप्लीटली बर्न्ड, और उनको उनका लाइफ गंवाना पड़ा। असल में ये फ्लाइट था फरवरी में, मगर टेस्ट फ्लाइट के इसमें ही उनको उनकी जान गंवानी पड़ी। मगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनका जो फ्लाइट था वो फ्लाइट हो गया ऐसे एज्यूम करके आगे के इसको नाम दिए गए, और वो अपोलो 1, 2, 3 ये इसी तरह से कंटिन्यू हुआ। पहला सक्सेसफुल मिशन अपोलो 11, ये जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग की लीडरशिप में, मिशेल कोलिंस और बज एल्ड्रिन, ये अर्थ को इन्होंने छोड़ा 16 जुलाई 1963 को, और वो 24 जुलाई 1963 को वापस आए। इन्होंने मून पर पहला कदम रखा 20 जुलाई 1969 में।
ये 63 नहीं, यहां पर 69 चाहिए, 1969। ये थोड़ा सा प्रिंट होने में गलत हो गया है। भारत में जब घड़ी में बज रहे थे 10:47 सुबह के, वहां पे रात थी अमेरिका में। ये वो 3 लोग थे। ये एक पोस्टर के सामने लिया हुआ फोटो है। ये अपोलो, जो कि चांद की तरफ इसमें निकल पड़े। जब चांद के पास आए तो कोलंबिया नाम का एक इनका हिस्सा ये चांद को चक्कर लगाते रहा, और ईगल नाम का एक शटल ये चांद की तरफ चल पड़ा। उसमें ये 3 लोग थे। कोलंबिया मेरे राइट हैंड साइड में है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कोलंबिया, और ये जो है ये ईगल। कोलंबिया काफी बड़ा था और ये ईगल काफी छोटा था। ये एनलार्ज करके हम देख रहे हैं, उस कारण बड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों ने एक मेक के फोटोग्राफ्स लिए हैं। ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है, ईगल में से कोलंबिया का लिया हुआ और कोलंबिया में से ईगल का लिया हुआ। नील आर्मस्ट्रांग ये पहला आदमी जिसने उसका लेफ्ट लेग पहले रखा और उसने चांद पर पहला पैर रखा। दूसरा पैर जो चांद पर रखा वो भी नील आर्मस्ट्रांग का ही था, क्योंकि उसको 2 पैर थे। इस तरह से अभी तक 12 लोग चांद की सतह पर चल पड़े। दूसरा आदमी था बज अल्ड्रिन, उसके बाद में पेट कोनराड, एलन बीन, एलन शेपर्ड, डेविड स्कॉट, जेम्स अर्विन, जॉन यंग, चार्ल्स ट्यूक, यूगेन सिमन, हैरिसन स्किमेट। ये आखिरी का 12वां आदमी जिसने चांद की सतह पर चल रहा। बैकग्राउंड में चांद दिखा, अर्थ दिखाई दे रही है। सभी ने जहां जहां पर वो लैंड हुए वहां पर उनके उनके देश के झंडे गाड़ दिए। अभी तक सबसे शुरुआत तो निश्चित रूप से सोवियत यूनियन ने की, उसके बाद में यूएसए, जापान तीसरा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये चौथा। एक राष्ट्र नहीं, यूरोप के 4-5 कंट्रीज इकट्ठा आकर उन्होंने ये मिशन चलाया है। चाइना ये उसमें का 5वां है, और इंडिया ये 6वां ऐसा देश है कि जो चांद की सतह पर या चांद के इर्द गिर्द अपना यान भेज सका। लग्जमबर्ग ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटी है, महाराष्ट्र के साइज की। और अभी जब कोविड का पूरी तरह से इम्पैक्ट चालू था उस वक्त इजराइल। ये आप देख सकते हो एक एक, तब यहाँ पर जो है लूना जो है वो रशियन, चंगा ये चाइना का। चांद की देवी को चंगा बोला जाता है चाइनीज लैंग्वेज में। और यहां पर देखिए 1 दिसंबर 2020 में अभी चंगा 5 ये चांद पर जा पहुंचा। उसने फार साइड में चंगा 4 लॉन्च किया। चंगा 4 और चंगा 5 दोनों ने चांद की सतह पर की मिट्टी और इसका काफी अच्छी तरह से अध्ययन किया। चंगा 4 जो है वो उसी साइड में था जहां पर हमारा विक्रम सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, लैंडर लॉन्च होने वाला था। सर्वेयर ये जो है ये अमेरिका के लॉन्चर्स है जिन्होंने, मैन उसमें नहीं था, मैन मिशन नहीं थे वो। अपोलो से मैन मिशन शुरू हो गए। अपोलो 11, 12, 13 लैंड नहीं हो सका, मगर पूरे के पूरे जिंदे वापस आ गए। उसमें कहीं पर भी प्राण हानि नहीं हुई। प्राण हानि केवल अपोलो 1 में हुई। और उस तरह से अभी तक अपोलो 17 ये हो चुके हैं। 1972 के बाद में कोई भी इंसान
पैर नहीं रख सका चांद पर, हो सकता है कि अब ये करेंगे। सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी ये एक्सपीडिशंस क्यों चालू है। तो इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। चांद की तरफ हम लोग लूनार इंडस्ट्री, लूनार टूरिज्म, लूनार फ्यूल, काफी मात्रा में अगर वहां पर पानी है तो निश्चित रूप से उसे अलग करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये फ्यूल है सभी रॉकेट्स के लिए। लूनार स्पेस लॉन्चिंग, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करने के बजाय मून पर से अगर लॉन्चिंग किया तो 1/6 ग्रेविटेशन है वहां पर, हमारा 1/6 खर्चा कम हो जाएगा लॉन्चिंग के वक्त। लूनार ऑब्जर्वेटरी, अब इसमें रेडियो ऑब्जर्वेटरी ज्यादा है क्योंकि वहां पर रेडियो सिग्नल का डिस्टरबेंस काफी कम आएगा। इसी के लिए अभी अभी चांद पर चांग 4 ये सर्वेयर मून के दूसरी सतह पर अपोजिट साइड में, ये उसके ट्रैक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये उनका जो लैंडर है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, और वो लैंडर होने के बाद में वहां पर सब पूरा कलेक्ट करके अभी दिसंबर 2020 उसमें वो सब मालूमात लेकर दैट हैज कम बैक। डेफिनेटली क्रेडिटेबल है साइंस के नजर में, और इसका रीजन ये है कि हम लोगों का, कई लोगों का, जिसमें इसरो भी है, भारत भी है, यूएसए है, यूके है, यूरोपियन स्पेस है, सोवियत यूनियन है, ये सभी लोग सपना देख रहे हैं कि चांद पर हम एक पर्टिकुलर कॉलोनी लगा सकेंगे, ह्यूमन कॉलोनी। ये कॉलोनी के लिए डिजाइन्स बनाना चालू है, उसके स्टिमुलेशंस क्रिएट करके उनको जांचना चालू है। धरती के नीचे और ऊपर ऐसा ये डोम बनाकर उसमें ह्यूमन बीइंग रह सकेंगे, ये कोशिश चालू है। वहां पर कॉलोनीज अगर बनाई गई तो उनको इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से दी जाएगी, उसका शेप क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरह से यातायात की जाएगी, वो धरती के नीचे से किस तरह से होगी, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वहां पर पैदा होगी, ये सभी चीजों का बहुत सिस्टमैटिक प्लान अभी करना चालू है। बिकॉज वी डेफिनेटली सी आवर फ्यूचर इन द मून। यानी ये तो बात ऐसी हो गई कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने एक स्टेटमेंट दिया था, वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन। वो कुछ इस तरह से था, वन जायंट लीप ऑफ मनकाइंड। ये जायंट लीप ऑफ मनकाइंड उस चांद की खुरदली डस्ट जैसी धरती की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, और हो सकता है कि हम वहां पर हमारा एक डेरा जमा ले। हो सकता है कि जो अभी ये प्रोग्राम देख रहा है उनमें से कोई मून पर टूरिस्ट करके जाएगा, या इसरो का रिसर्चर करके वो टीम में रहेगा, वो मून को एक्सप्लोर करेगा, या पता नहीं क्या होगा। एक तो निश्चित है कि आप लोगों ने अभी तक ये तीसरा एपिसोड बहुत अच्छी इच्छा से देखा, इसके लिए निश्चित कहूंगा थैंक्स टू यू। संपर्क के लिए थैंक यू।